हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। विनायक नर्सिंग एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज अपन आपसे रूबरू होते हैं एक बहुत ही बेहतरीन एमसीक्यू के साथ। यस या नो, आज आपसे एमसीक्यू के साथ में मिलते हैं बच्चों। एमसीक्यू बीच में करवाना इसलिए जरूरी होता है कि जितना आपके यहाँ पे जितना सिलेबस हो चुका है वो आपको कितना याद है, इससे आपको खुद का एनालिसिस हो जाता है और आपको ये मालूम चल जाता है कि भाई अपन कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, पहले कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे थे और अभी कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं, इसमें हम कितनी मेहनत कर रहे हैं और आप कितनी मेहनत करो, इस चीज़ का आपको एनालाइज हो जाता है। दूसरी बात, यहाँ पे जितने भी एमसीक्यू लाए जाते हैं वो पहले किसी न किसी एग्जामों में आए हुए एमसीक्यू हैं या फिर आने वाले एमसीक्यू के बारे में बात ही करते हैं यहाँ पे। यस या नो, चलिए बिना टाइम वेस्टिंग के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू आपके सामने बच्चों, और ये एमसीक्यू ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द नॉर्मल रेंज फॉर न्यूबॉर्न हार्ट रेट। यस या नो, हार्ट रेट के बारे में पूछ रहा है। यस या नो, ये कह रहा है कि न्यूबॉर्न बेबी की हार्ट रेट कितनी। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूबॉर्न और न्यूनेट्स किसको बोलते हैं। यस या नो, तो न्यूबॉर्न बोलते हैं बच्चों 0 से 28 डेज ऑफ लाइफ। यस या नो, 0 से 28 डेज ऑफ जो लाइफ होती है बच्चे की, उसको न्यूबॉर्न के नाम से जाना जाते हैं और इसको एक अनदर नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं नियोनेट। यस या नो, तो दोनों नामों में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। न्यूबॉर्न एंड नियोनेट, अगर यहाँ पे न्यूबॉर्न की जगह नियोनेट भी लिखा हुआ आएगा तो दोनों की बात एक ही है। यस या नो, सबसे पहली बात तो ये है। तो इसके अंदर अगर आपने मेरा फिजिकल एग्जामिनेशन उसका जो इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न का अगर आपने टॉपिक देखा होगा तो ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली इसको आप सोल्व कर सकते हो। यस या नो, तो न्यूबॉर्न बेबी जो होता है उसने आपको इसमें हार्ट रेट की रेंज पूछी है बच्चों। यस या नो, क्योंकि यहाँ पे आंसर रेंज में दिए हुए हैं। तो रेंज पहला आएगा 60 टू 80 बीट्स पर मिनट, दूसरा आएगा 100 टू 120 बीट, तीसरा आएगा 120 टू 160 एंड फोर्थ वन है 180 टू 200 बीट पर मिनट। यस या नो, तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो बताया था वो हार्ट रेट की जो रेंज बताई थी ना बच्चों, वो हार्ट रेट की रेंज मैंने आपको बताई थी 110 टू 160 बीट पर मिनट। यस या नो, जो हार्ट रेट की जो रेंज मैंने जो बताई थी वो 110 टू 160 बीट पर मिनट बताई थी। और मैंने आपसे ये भी बताया था कि अगर वहां पे एक ही शब्द में आ जाए, वहां पे अगर रेंज ना दी हुई हो तो आपका राइट आंसर बच्चों जो जाएगा वो जाएगा 140 बीट पर मिनट। यस या नो, 140 बीट पर मिनट। तो आप इस रेंज वो जो मैंने जो रेंज बताई थी उस, अगर ये एक तरीके से आप एम्स के एग्जाम में बैठे और वहां पे ये चीज सामने आ गई तो आपको अगर मेरी यहाँ की रेंज याद है कि सर ने 110 से 160 बताई, तो आप इसमें से ढूंढ सकते हैं कि 110 से 160 कौन सा आंसर सही बैठता है। यस या नो, तो जो पहला आंसर है वो बिल्कुल गलत है। दूसरा 100 से 120 फिर भी अपन सोच सकते हैं, बट तीसरा 120 से 160, ये जो सी आंसर है वो इसका क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा 110 से 160। यानी 110 के बाद से लेके 160 के बीच की रेंज है वो है 120 से लेके 160 बीट पर मिनट। यस या नो, तो इट मींस जो राइट आंसर जो है वो है सी बच्चों। यस या नो, करेक्ट आंसर क्या है, सी है। समझ में आ गया, करेक्ट आंसर अपना क्या जाएगा वहां पे, सी जाएगा। जो आपको न्यूबॉर्न एंड जो न्यूनेट्स के बारे में मैंने बताया था, तो इसके अंदर दो प्रकार से कैटेगराइज किए गए हैं, एक अर्ली न्यूनेट्स और एक लेट न्यूनेट्स। यस या नो, तो 0 से 7 दिन का जो समय है, 0 से 7 दिन की जो एज है वो एक अर्ली न्यूनेट्स में आती है, और जो 8 से जो 28 दिन की एज है बच्चों वो लेट न्यूनेट्स में आती है। यस या नो, एक क्वेश्चन के साथ में कम से कम 5 क्वेश्चनों को रिवाइज करवाना, एक क्वेश्चन के साथ 5 क्वेश्चनों को रिवाइज करवाना, पहले का जो बताया हुआ है उसको आपके दिमाग में फिर से लाना, बार बार उन्हीं क्वेश्चनों को दोहराना, जो आपको नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना जो साकार करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देंगे। यस या नो, चलिए बात करते हैं। हारा वही जो लड़ा नहीं। यस या नो, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अपन चलते हैं। विच इज द फॉलोइंग इज द कॉमन फाइंडिंग इन द नॉर्मल न्यूबॉर्न हेड सर्कमफेरेंस। यस या नो, कि भाई इसमें से नॉर्मल फाइंडिंग हेड सर्कमफेरेंस की कौन सी। इट मींस कि हेड सर्कमफेरेंस जो होता है ना वो नॉर्मली कितना होता है। मैंने आपको चेस्ट सर्कमफेरेंस, हेड सर्कमफेरेंस, एब्डोमेन सर्कमफेरेंस सबके बारे में बहुत डिटेल स्टडी हुई है, तो यहाँ से शायद आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं जाना चाहिए और बच्चे को देखते सबसे पहले पता हो जाना चाहिए कि वाह बहुत प्यारा क्वेश्चन, और उसका राइट आंसर 35 सेंटीमीटर जाएगा, और बच्चे ने तुरंत टिक कर दिया और उसको 1 नंबर का क्वेश्चन सही होगा बच्चों। क्योंकि जो मैंने बताया था हेड सर्कमफेरेंस के अंदर, वो मैंने HC हेड सर्कमफेरेंस को अगर मैं लिखता हूं तो मैं HC के नाम से लिखता हूं, वो मैंने बताया था बच्चों 33 टू 35 सेंटीमीटर।
यस या नो? ये मैंने हेड सर्कमफेरेंस की वहां पे आपको रेंज बताई थी। अगर मैं वहां पे चेस्ट सर्कमफेरेंस की बात करता हूं तो मैंने वहां पे एक ही चीज बोला था कि चेस्ट सर्कमफेरेंस है उसका कोई फिक्स नहीं होता है, वो होता है बच्चों लेस देन 3 हेड सर्कमफेरेंस। कि आपका जितना भी हेड सर्कमफेरेंस है उससे 3 माइनस कर दीजिएगा, वो क्या होता है? चेस्ट सर्कमफेरेंस होता है। यस या नो? एडल्ट में चेस्ट सर्कमफेरेंस ज्यादा होता है बजाय हेड सर्कमफेरेंस के, बट न्यूबॉर्न बेबी के अंदर जो चेस्ट सर्कमफेरेंस है वो लेस होता है हेड सर्कमफेरेंस के एवज में। यस या नो? तो ये तो था हेड सर्कमफेरेंस और नेक्स्ट वन था चेस्ट सर्कमफेरेंस। तो हेड सर्कमफेरेंस का जो मैंने रेंज बताया था बच्चों वो 33 टू 35 सेंटीमीटर बताया था। और यहाँ पे आपको इस रेंज के बीच में से अगर कुछ चुनना है तो आपके सामने आंसर क्या जाएगा? सी आंसर करेक्ट जाएगा। किसके बारे में? हेड सर्कमफेरेंस के बारे में। यस या नो? तो देख लेते हैं आंसर क्या था। करेक्ट आंसर इज सी। यस या नो? चलिए नेक्स्ट वन बात करते हैं। When assess the newborn fontanelles, अब fontanelles की बात आ गई है कि which one is normally diamond shape, ये कहना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा fontanelle है जिसकी डायमंड शेप होती है, जिसकी कौन सी शेप होती है बच्चों? डायमंड शेप होती है। एंड वो क्लोज कब होता है? 18 मंथ पे क्लोज होता है। कल अपन ने फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ न्यूबॉर्न के पार्ट फर्स्ट के अंदर अपन ने हेड के बारे में बताया था, आपको हेड के बारे में बताया था मैंने, वहां पे फोंटानेल्स के बारे में बताया था मैंने, वहां पे सूचर्स के बारे में बताया था। ये से नो? तो अगर मैं सूचर्स की पहली बात तो ये कि आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द फोंटानेल, फोंटानेल क्या होते हैं, क्या स्कल बोन के बीच का गैप होता है या फिर सूचर के बीच का वाइड गैप होता है, तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा? आपका राइट आंसर क्या जाएगा कि जहां पे सूचर्स आके मिलते हैं वहां पे जो एक वाइड गैप बन जाता है उसको फोंटानेल्स बोलते हैं। क्योंकि जो जो स्कल बोन होती है, स्कल बोन्स के बीच में जो मेम्ब्रेनस जो गैप होता है उसको प्यारे बच्चों ने क्या बोला था? सूचर बोला था। ये से नो? सूचर क्या है? बिटवीन बिटवीन स्कल बोन, बिटवीन स्कल बोन के बीच का जो गैप है ना, गैप बिटवीन स्कल बोन के बीच का जो गैप है उसको सूचर्स बोला जाता है। और जहां पे सूचर्स आके मिलते हैं वहां पे एक वाइड गैप आपको दिखने को मिलता है, उसको अपन लोग क्या बोलेंगे? फोंटानेल्स बोलेंगे बच्चों। एक तरीके से क्लास रिवाइज हो रही है, इसको आप थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों क्लास मान सकते हैं क्योंकि अपन इसको थ्योरेटिकल बेसिस पे ले रहे हैं बच्चों। यस या नो? अब इसने एक ही बात पूछी आपसे कि ऐसा कौन सा फोंटानेल है आप असेस कर रहे हो जिसमें आपको डायमंड शेप का फोंटानेल दिख रहा है। दूसरी बात कि वो 18 महीने पे क्लोज होने वाला फोंटानेल है। मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया कि टोटल फोंटानेल नंबर में कितने होते हैं? नंबर में टोटल फोंटानेल 6 होते हैं बच्चों। नंबर में 6 फोंटानेल होते हैं और जो सूचर्स होते हैं वो भी कितने होते हैं? 6 होते हैं इन नंबर। यस या नो? बट कितने टाइप्स के सूचर होते हैं? 4 टाइप के सूचर होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए। कोरोनल सूचर, फ्रंटल सूचर, सेजाइटल सूचर एंड लेम्डोइड सूचर, ये 4 प्रकार के सूचर होते हैं। तो इसी तरीके से लेकिन टोटल संख्या में कितने होते हैं? 6 सूचर होते हैं। कोरोनल वहां पे 2 होते हैं, लेम्डोइड वहां पे 2 होते हैं, सेजाइटल वहां पे 1 होता है एंड फ्रंटल वहां पे 1 होता है। तो वो वहां पे 6 संख्या में 6 क्या होते हैं? सूचर्स होते हैं। बट टाइप में सूचर कितने होते हैं? 4 टाइप के सूचर्स होते हैं। यस या नो? इसी तरीके से फोंटानेल्स होते हैं ना, वो संख्या में कितने होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? स्पिनोइड, मेस्टोइड 2 2 4, एक एंटीरियर फोंटानेल 5 और एक पोस्टीरियर फोंटानेल 6। क्लिनिकल के आधार पे अपन सिर्फ 2 ही फोंटानेल को पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 2 ही फोंटानेल को पढ़ते हैं, एक एंटीरियर फोंटानेल और एक पोस्टीरियर फोंटानेल। याद कीजिएगा क्लास को कि एंटीरियर फोंटानेल के बारे में मैंने आपको यह बताया था कि ये 4 सूचर लाइन से मिलकर बनता है। यस या नो? ये 4 सूचर लाइन से मिलके बनता है और जो 4 सूचर लाइन के जो मिलने से जो बनता है तो ये इस तरीके की वहां पे स्ट्रक्चर बन जाती है। और इस स्ट्रक्चर को आप देख सकते हो, ये कैसी स्ट्रक्चर है? ये डायमंड शेप की स्ट्रक्चर है। तो मैंने क्या बोला? एंटीरियर फोंटानेल की बात कर रहा हूं मैं। एंटीरियर फोंटानेल है वो 4 सूचर लाइन से मिलकर बना होता है और वो जो स्ट्रक्चर बनाता है उस स्ट्रक्चर को डायमंड शेप की स्ट्रक्चर बोलते हैं। यस या नो? अगर मैं इसके डायमीटर की बात करूं तो
सॉरी, अगर मैं इसके डायमीटर की बात करूं तो मैंने आपको पता होना चाहिए 3 से 4 सेंटीमीटर, कल मैंने इसका डायमीटर बताया था। और अगर आप पोस्टीरियर की याद कर रहे हो तो 1.2 सेंटीमीटर जो डायमीटर था वो पोस्टीरियर का था। तो मैंने बताया था कि डायमीटर के आधार पे जो बड़ा फोंटानेल वो होता है एंटीरियर, और जो मैंने आपको ये भी बताया था जो जितना बड़ा वो उतना लेट क्लोज होगा। तो यानी कि ये 18 महीने पे क्लोज करवा रहा है। मैंने बताया था एंटीरियर फोंटानेल 12 से 18 महीने पे क्लोज होता है, लेकिन पोस्टीरियर फोंटानेल है वो 1.5 महीने पे क्लोज हो जाता है। पोस्टीरियर जो फोंटानेल है ना वो 3 सूचर लाइन से मिलकर बनता है मेरे प्यारे बच्चों, 3 सूचर लाइन से मिलकर बनता है। और वो जो शेप बनाता है उस शेप को बोलते हैं ट्राइंगुलर शेप। ये सियानो ट्राइंगुलर शेप है वो कौन सा फोंटानेल बनाता है? पोस्टीरियर फोंटानेल ट्राइंगुलर शेप बनाता है। और सेम थिंग 6 वीक के अंदर, 6 वीक के अंदर ये क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। और इसको जो क्लोज होने में एंटीरियर को जो टाइम लगता है वो 12 से 18 मंथ का टाइम लगता है। यस या नो? 1 से 1.5 साल का टाइम लगता है एंटीरियर फोंटानेल में। अब तो ये तो बात होगी थी अपनी थ्योरी क्लास की। अब अपन क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि डायमंड शेप कौन सा था। तो आपको मैंने बताया 4 सूचर लाइन से मिलकर बनने वाला कौन सा था? डायमंड शेप। और वो कौन सा फोंटानेल था? एंटीरियर फोंटानेल। दूसरी बात, 18 महीने पे मैंने किसको बताया था? मैंने बताया था जो जितना साइज में बड़ा उसको उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। जो साइज में बड़ा कौन सा था? एंटीरियर फोंटानेल था। इसमें आप इसके डायमीटर की बात करते हो तो, और इसको 18 महीने लगते हैं। इट मींस ये आपसे आंसर चाहता है कौन सा? ये आपसे एंटीरियर फोंटानेल का आंसर चाहता है। अब आप उधर देखिएगा कि ऑप्शन में एंटीरियर फोंटानेल कहां लिखा हुआ है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है उसके अंदर एंटीरियर फोंटानेल लिखा हुआ है। तो मैं मानता हूं कि राइट आंसर इज द ए। करेक्ट आंसर क्या है? ए। पोस्टीरियर फोंटानेल के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं। एंड मेस्टोइड एंड स्पिनोइड फोंटानेल हो तो इस संख्या में दो होते हैं। ये से नो, ये संख्या में एक होता है, ये संख्या में एक होता है, टोटल 6 होते हैं। उन दोनों के बारे में अपन स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि वो दोनों क्लिनिकली अपने उसमें एग्जाम्स में इतना इंपॉर्टेंट रोल अदा नहीं करते हैं। इसलिए फर्स्ट एंड सेकंड ए एंड बी के बारे में बात करेंगे जो अपन ने अभी डिस्कशन कर लिया है। यस या नो? चलिए, करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट वन बात करते हैं, व्हाट इज द वर्निक्स कैसियोसा। वर्निक्स कैसियोसा क्या होता है? सबसे बड़ी बात, वर्निक्स कैसियोसा है ना वो व्हाइट कलर की क्रीमी एक सब्सटेंस होता है। व्हाइट क्रीमी एक सब्सटेंस होता है जो थर्ड ट्राइमेस्टर में, कौन से में? थर्ड ट्राइमेस्टर, यानी लास्ट के 6 से जो 9 महीने, जो लास्ट का तीसरा जो ट्राइमेस्टर है उसमें ये चीजें सब्सटेंस, व्हाइट कलर का जो चीज सब्सटेंस होता है ये फीटस की बॉडी के ऊपर लगा हुआ होता है, स्किन के ऊपर लगा हुआ होता है। ये सियानो ये स्किन के ऊपर, ये प्रोटेक्शन का काम करता है स्किन के लिए, प्रोटेक्शन का काम करता है स्किन के लिए। कि जैसे ही फीटस है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आएगा, जैसे ही न्यूबॉर्न है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आएगा, तो उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने के लिए वर्निक्स कैसियोसा का बहुत बड़ा रोल होता है। वर्निक्स कैसियोसा का बहुत बड़ा रोल होता है। ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है क्योंकि मोर प्रोन टू हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया के लिए मोर प्रोन कौन होता है बच्चों? हाइपोथर्मिया के लिए मोर प्रोन जो होता है ना वो कौन होता है? न्यूबॉर्न बेबी होता है, मोर प्रोन टू हाइपोथर्मिया। ये सियानो अपन सबसे पहले हाइपोथर्मिया के बारे में जानते हैं नहीं जानते? सबसे पहले अपन को किसको देखना होता है? हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करना होता है बच्चों को। इसलिए वर्निक्स कैसियोसा जो है ये व्हाइट कलर का चीजी सब्सटेंस होता है, क्रीम जैसा वहां पे होता है, जो तीसरे ट्राइमेस्टर में बेबी पे उस फिटस पे होता है, मतलब वहां पे शुरू होता है। और ये आपको क्या करता है? ये आपको प्रोटेक्शन देता है, ये उस बेबी को प्रोटेक्शन देता है, न्यूबॉर्न बेबी को। इसलिए ये जो फर्स्ट जो जैसे आफ्टर बर्थ फर्स्ट जो वीक होता है, जो 7 डेज होते हैं, उसमें आपको ये प्रोटेक्शन देता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में हेल्प करता है तथा वहां पे हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करता है। इसलिए कभी भी इसी चीजी सब्सटेंस को, कभी भी इसी वर्निक्स कैसियोसा को आपको वहां से रिमूव आउट नहीं करना है। ये 7 दिन के बाद में वहां से अपने आप रिमूव हो जाएगा। रिमूव क्यों नहीं करना है? आज के बाद इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों आप देंगे। आज के बाद इसको आप देखोगे कि ये प्रोटेक्शन करता है, स्किन का एक प्रोटेक्शन करता है और ये हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करता है। तो प्रोटेक्शन वाली लाइन आप यहां पे देखिए,
फोंटानेल से इनका कोई लेना देना नहीं है। दूसरा बी जो ऑप्शन है वो है प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑन द न्यूबॉर्न स्किन। यस, ये क्या है, न्यूबॉर्न के स्किन की प्रोटेक्टिव कवरिंग है मेरे प्यारे बच्चों। बॉर्न से इसका कोई लेना देना नहीं है, रिफ्लेक्स से इसका कोई लेना देना नहीं है। करेक्ट आंसर इज बी। देखिएगा बी आपके सामने आंसर आपकी स्क्रीन पे, करेक्ट आंसर इज बी। यस या नो, समझ आया? चलिए आगे चलते हैं। हारा वही जो लड़ा नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन फाइंडिंग इन द न्यूबॉर्न आई इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। कि जैसे ही आप आई का एग्जामिनेशन कर रहे हैं, आई का एग्जामिनेशन कर रहे हैं वहां पे, तो इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, जस्ट आफ्टर बर्थ है ना, आपको क्या कॉमन फाइंडिंग देखने को मिलेगी? यस या नो? क्या वहां पे क्लियर विजन मिलेगा बिल्कुल जैसा अपना है उस तरीके का क्लियर विजन मिलेगा? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। विजन तो मिलेगा लेकिन इतना क्लियर नहीं मिलेगा। यस या नो? दूसरा क्या कर रहा है, पुअरली डेवलप्ड टीयर डक्ट्स। यस या नो? आप इस बात को जान सकते हैं कि हाँ भाई, वहां पे जो टीयर डक्ट्स हैं, अश्रु ग्रंथियां जो हैं, वो सर ने बताया था कि 2 से 3 महीने पे, 2 to 3 मंथ के ऊपर वेल डेवलप्ड हो जाती है। यस या नो? 2 to 3 मंथ पे वेल डेवलप्ड हो जाती हैं अश्रु ग्रंथियां, टीयर ग्लैंड। आपको पता है, मैंने आपको भी बताया था कि अगर न्यूबॉर्न बेबी है, 15 दिन का बच्चा, 10 दिन का बच्चा, अगर वो रोएगा तो वहां पे आंसू नहीं आते हैं। यस या नो? वो इसलिए नहीं आते हैं कि टीयर ग्लैंड वेल डेवलप नहीं है। हाँ, टीयर ग्लैंड वहां पे है, पूर्ली डेवलप है, वहां पे टीयर ग्लैंड है। मैं ये नहीं कह रहा हूं टीयर ग्लैंड वहां पे एब्सेंट है, नहीं, टीयर ग्लैंड वहां पे है, बट वो क्या है, प्रॉपरली डेवलप नहीं है। तो पूर्ली डेवलप है, हाँ बिल्कुल पूर्ली डेवलप हो सकते हैं। कहीं ना कहीं ये आंसर राइट जाने की तरफ इंगित कर रहा है। वेल डेवलप टीयर डक्ट, नो, वेल डेवलप अच्छे से डेवलप नहीं होगी, क्योंकि मैंने बताया 2 से 3 महीने लग जाता है इसको वेल डेवलप होने के लिए। ये से नो? फिक्स्ड एंड डायलेटेड पीपुल, अरे ये तो डेथ का साइन है, साइन ऑफ डेथ है। फिक्स एंड डायलेटेड जो पीपुल होती है ना, वो तो मर्द शरीर का देखा जाता है। इसलिए अगर इसका मैं निकालूं इसका आंसर, तो बी इसका राइट आंसर जाएगा। करेक्ट आंसर इज बी। यस या नो? करेक्ट आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द अपकार स्कोरिंग गिव टू ए न्यूबॉर्न एट 1 and 5 मिनट आफ्टर बर्थ? सबसे पहली बात, अपकार स्कोरिंग सबसे पहली बात क्यों करते हैं? फिटल वेलबींग के लिए देखा जाता है। सबसे पहली बात अपकार स्कोरिंग के बारे में जान लीजिएगा कि फिटल वेलबींग के बारे में देखना होता है। इसकी ओवरऑल जो कंडीशन होती है ना, उसके लिए आप क्या करते हो, अपकार स्कोरिंग करते हो। ठीक है, अब अपकार स्कोरिंग के बारे में एक दो क्वेश्चन है। इसकी मिनिमम जो मार्किंग होती है, अपकार स्कोरिंग की जो मिनिमम जो मार्किंग होती है मेरे प्यारे बच्चों, जो मिनिमम मार्किंग होती है वो 0 होती है, और जो मैक्सिमम मार्किंग होती है वो 10 होती है। ठीक है, 5 कंपोनेंट होते हैं, 5 कंपोनेंट होते हैं। मैक्सिमम मार्किंग उसकी 2 होती है और मिनिमम मार्किंग उनकी 0 होती है। ये सारे क्वेश्चन है जितने में बोल रहा हूं, ध्यान रखना, ये सारे क्वेश्चन है जितने में बोल रहा हूं, ये चीज आपके आगे समझ में। दूसरी बात, ये क्वेश्चन ये भी आता है कि अपकार स्कोर कब कब लिया जाता है, तो जस्ट बर्थ के 1 मिनट पे, और दूसरी बार कब लिया जाता है, 5 मिनट पे। ये से नो? दूसरी बार कब लिया जाता है, 5 मिनट पे। मोस्ट इफेक्टिव किसको मानते हैं, 5 मिनट वाले को। मोस्ट इफेक्टिव 5 मिनट वाले को इसलिए मानते हैं कि जस्ट आफ्टर आया, बेबी बाहर आया और आपने लिया, तो आप उसको इतना इफेक्टिव नहीं मानोगे। क्यों नहीं मानोगे कि 5 मिनट वाले को इसलिए मानेंगे आप वहां पे कि इतनी देर में 5 मिनट में वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कितना एडजस्ट हुआ है। देन अगर आप उसका अपकार स्कोरिंग लेंगे तो वो स्कोरिंग जो है ना, वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। इसलिए जो इसमें मोस्ट किसको मानते हैं, 5 मिनट वाले को मानते हैं। अपकार से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए कब कब लेते हैं, 1 मिनट, 5 मिनट, 2 बार लेते हैं। इसमें तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, तीसरी बार कब लेते हैं, अगर अपकार स्कोर है उसकी स्कोरिंग लेस देन 10 होती है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो 10 मिनट पे तीसरी बार भी ले लेते हैं। 10 मिनट पे तीसरी बार भी लेते हैं अगर अपकार स्कोरिंग का जो स्कोर है वो लेस देन 10 होता है, तो यानी कि 3 बार। लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट 2 बार है, और इसमें से मोस्ट एक्यूरेट किसको माना जाता है, 5 मिनट वाले को माना जाता है अपकार स्कोरिंग बारे। और आपको पता है अपकार स्कोरिंग के लिए जनरल कंडीशन को देखा जाता है। अपकार अपने नाम से ही है, वर्जीनिया अपकार, APGAR, ये से नो, APGAR,
GAR। A फॉर होता है अपीरियंस, अपीरियंस का मतलब होता है स्किन कलर। P फॉर पल्स या हार्ट रेट। अब इससे से एक क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट इन पांचों में से जो सबसे मोस्ट किसको माना गया? हार्ट रेट या पल्स रेट को मोस्ट माना गया। पांचों में से जो मोस्ट किसको माना गया? पल्स रेट या हार्ट रेट को सबसे मोस्ट माना गया। जी फॉर ग्रिमिस यानी एक तरीके से रिफ्लेक्स के बारे में बात करेगा ये। ए फॉर एक्टिविटी यानी कि ये आपकी मसल टोन के बारे में बात करेगा, यस या नो। और आर मतलब रेस्पिरेशन इफेक्ट के बारे में बात करेगा। रेस्पिरेशन रेट का अपकार से कोई लेना देना नहीं है, ये भी एक क्वेश्चन है। जैसे सबसे लेस, मान लो लेस इफेक्टिव माने आप जो ये आ जाए वहां पे आंसर कि भाई इसका कौन सा पार्ट है वो अपकार स्कोरिंग का, कौन सा नहीं है। वहां पे अगर आपको दे दे रेस्पिरेटरी रेट, तो आप सोचो यार अपकार में रेस्पिरेशन तो था, अरे भाई आगे देखो इफेक्ट बता रहा है या रेट बता रहा है। तो अगर रेट है तो रेट का इसमें कोई लेना देना नहीं है। अपकार से रिलेटेड कम से कम प्यारे प्यारे बच्चों मैंने अपनी थ्योरेटिकल क्लास में 10 क्वेश्चन आपको बता रखे हैं, वही 10 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बताए अपकार के बारे में। वो 10 क्वेश्चन मैंने आज आपको यहाँ पे रिपीट करवाए अपकार के बारे में। ये से नो, अब अपकार स्कोरिंग क्यों करते हैं? देखिए जनरल कंडीशन के लिए तो करते ही करते हैं, ये से नो जनरल कंडीशन के लिए तो अपन अपकार करते ही करते हैं, ठीक है। अब बात आती है और क्यों इंपॉर्टेंट है, और भाई उसकी केयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। आपको वहां पे इंटरवेंशन क्या करना, आपको वहां पे एक्शन क्या लेना, उससे रिलेटेड भी है अपकार। ये से नो एक्शन से रिलेटेड भी क्या है वहां पे अपकार है, किस तरीके से है। अगर आपकी वहां पे आप अगर स्कोरिंग की बात करते हो, अगर वहां पे आप स्कोरिंग की बात करते हो तो स्कोर है जो अपकार का स्कोर है, अगर वो 8 से 10 के बीच में आता है ना, तो उसको बोला जाता है नो डिस्ट्रेस। नो डिस्ट्रेस यानी किसी भी प्रकार की इसको केयर की जरूरत नहीं है, बस आप नॉर्मल रूटीन केयर कीजिएगा वहां पे। लेकिन अगर इसकी जो स्कोरिंग रेट है ना, वो अगर 4 से 7 आ जाती है ना, 4 से 7, तो इसको बोलते हैं मॉडरेट डिस्ट्रेस, यानी थोड़ा सा वहां पे डिस्ट्रेस है। इसके अंदर आपको रूटीन केयर करनी है, इसके लिए आपको सक्शनिंग वगैरह करनी है, इसमें आपको ऑक्सीजन वगैरह लगानी है, यस या नो। तो ये रूटीन केयर इसमें करते हैं 4 से 7 वाले में। अगर ये स्कोरिंग लेस देन 3 आ जाए या फिर 0 से 3 आ जाए ना बच्चों, तो यहाँ पे आपको रिसेसिटेशन यानी कि सीपीआर की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ती है? सीपीआर की जरूरत पड़ती है। अपकार से रिलेटेड आपको मैंने 10 क्वेश्चन एक तरीके से थ्योरेटिकल क्लास की तरह आपको मैंने वापस करवा दिया है, यस या नो। तो अब ये बात आपसे पूछा क्या पर्पज है भाई अपकार स्कोर का, क्या मतलब है, क्यों किया जाता है अपकार स्कोर। तो पहला आंसर है इसका, क्या बेबी की ग्रोथ से कोई रिलेशन, मैंने बताया आपको ग्रोथ से रिलेशन नहीं साहब, ग्रोथ से कोई रिलेशन। दूसरी बात, क्या न्यूरोलॉजिकल से कोई मैटर है? नहीं, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस से इसका कोई लेना देना नहीं है। क्या मैंने बताया कि बेबी के वेट से इसका कोई लेना देना है? मेजर्स में अपकार काम करता है? नहीं, बेबी के वेट मेजर्स के लिए वेगिंग मशीन काम में ली जाती है, साल्टर स्केल काम में ली जाती है। दोनों क्वेश्चन आते हैं, वेगिंग मशीन या साल्टर स्केल काम में लेते हैं। असेस द बेबी ओवरऑल कंडीशन, यस सभी प्रकार की ओवरऑल कंडीशन, वहां पे उसके रेस्पिरेशन इफेक्ट को भी अपन ने देखा, उसके स्किन कलर को भी देखा, उसके साइनोसिस को भी देखा, उसके रिफ्लेक्स को भी देखा, इसकी मसल्स की एक्टिविटी को भी देखा वहां पे, ये सेनो, और उसके रेस्पिरेटरी इफेक्ट को भी देखा, वहां पे हार्ट रेट को भी देखा। इट मींस ओवरऑल कंडीशन। इतनी सारी चीजों को देखने का मतलब ओवरऑल कंडीशन को जाहिर करता है कौन? अपकार स्कोरिंग। ये अपकार स्कोर का पर्पस होता है। समझ में आ गया अपकार स्कोर का पर्पस क्या होता है? यस या नो? चलिए, राइट आंसर तो डी जाना ही है। इतनी बार बताने के बाद आपको आंसर की तरफ देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं। Which of the following is a sign of respiratory distress is a newborn? अगर आज भी ये क्वेश्चन आपको नहीं पता है बच्चों, तो ये बहुत गलत बात है। मैंने आपको बहुत बार बताया था, मैंने आपको आज भी बताया था, मैंने आपको पहले भी बताया था। न्यूबॉर्न बेबी का जो असेसमेंट करते हैं वहां पे भी मैंने आपको बताया था। नेजल फ्लेयरिंग इज अ क्लासिकल साइन सिम्टम इज द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का अगर कोई क्वेश्चन आता है ना, तो नेजल फ्लेयरिंग सबसे पहले ऊपर रखा जाता है। बाद में ये मतलब रिट्रैक्शन वगैरह ये सब बाद में देखे जाते हैं। तो इसका जो क्लासिकल साइन सिम्टम होता है ना, वो नेजल फ्लेयरिंग है। सबसे पहले तो आंसर देख लीजिएगा, ए होता है। दूसरी बात, इरेगुलर हार्ट बीट। अरे भाई, इरेगुलर हार्ट बीट के अंदर क्या डिस्ट्रेस के अंदर या रेस्पिरेशन के अंदर इरेगुलर हार्ट बीट का कोई लेना देना नहीं है। कूल एक्सट्रीमिटीज इससे दूर तक कोई लेना देना नहीं निकलती है, और साइनोटिक एक्सट्रीमिटीज से भी इसका कोई लेना देना नहीं। हाँ,
ठीक है, एक्सट्रीमिटी साइनस हो जाएंगे, अगर उसको रेस्पिरेशन की डिफिकल्टी हो जाएगी, मैं मानता हूं हो जाएंगी, लेकिन वो लेटर स्टेज की बात है। कूल एक्सट्रीमिटीज का भी कहीं ना कहीं कोई लेना देना नहीं है, और इरेगुलर हार्ट बीट का भी कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसको जो राइट आंसर जाएगा वो ए जाएगा। नेजल फ्लेयरिंग वो सबसे पहले आता है, जहां पे भी आपको डिस्ट्रेस, रेस्पिरेशन डिस्ट्रेस का नाम दिख जाए ना, वहां पे सबसे पहले आपको क्या आंसर देना है, नेजल फ्लेयरिंग। ये सियानो। चलिए नेक्स्ट वन बात करते हैं, हारा वही जो लड़ा नहीं। राइट आंसर इज ए, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, नेशनल चिल्ड्रेन डे सेलिब्रेट ऑन। नेशनल चिल्ड्रेन जो डे है ना प्यारे बच्चों, वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है आपका 14 नवंबर को। इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर जाएगा बी। इसका तो क्या आंसर जाएगा, बी, कि 14 नवंबर को नेशनल चिल्ड्रन डे अपनी इंडिया में कब मनाया जाता है, यस या नो। इस चीज को ध्यान रखना, नेशनल का मतलब ही क्या है वहां पे, अपनी इंडिया में कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को मनाया जाता है। अगर इसको क्वेश्चन को उसने चेंज कर दिया और वहां पे उसने ये दे दिया कि वर्ल्ड या यूनिवर्सल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है, यस या नो, वहां पे उसने ये दे दिया कि वर्ल्ड या यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे, यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे सेलिब्रेटेड ऑन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा 20 नवंबर। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 नवंबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ गया? तो ये पहले ध्यान में रखना, उसने ऑल वर्ल्ड का पूछा है, यूनिवर्स लिखा है, या फिर वहां पे नेशनल चिल्ड्रन डे पूछ रहा है। तो नेशनल चिल्ड्रन डे का जो राइट आंसर जाएगा वो 14 नवंबर को जाएगा। लेकिन वहां पे अगर वर्ल्ड के बारे में, अगर वहां पे यूनिवर्सल के बारे में आपसे पूछता है, तो उसका राइट आंसर 20 नवंबर जाएगा। और 8 मार्च को तो आप कैसे भूल सकते हैं, 8 मार्च को कैसे भूल सकते हैं? 8 मार्च वाले दिन तो आपकी गर्लफ्रेंड का डे है भाई। 8 मार्च किससे मनाया जाता है? 8 मार्च का मतलब 8 मार्च को क्या है, वुमेन्स डे है। क्या है? वुमेन्स डे है। वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 8 मार्च को वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। यस या नो? 5 दिसंबर का कुछ नहीं, अगर यहाँ पे 1 दिसंबर होता तो कुछ होता। ध्यान रखना 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, इसका आपको कमेंट जरूर करना है अपने कमेंट बॉक्स के अंदर, यस या नो। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग। अभी क्या करें, पीडियाट्रिक नर्सिंग का मॉडर्न कंसेप्ट क्या है? पहले शुरू में क्या कंसेप्ट थे, लेकिन आज जो मॉडर्न कंसेप्ट है ना वो क्या है? देखिए, पहले बीमारी के इलाज पे अटैक किया जाता था। आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी जितने भी आ गई ना, उसके अंदर आपको पता है क्या किया जाता है? उसके अंदर आजकल किया जाता है कि प्रिवेंशन पे ज्यादा फोकस किया जाता है। तो प्रिवेंशन पे फोकस किया जाता है। इसका जो राइट आंसर जाएगा ना, वो सी जाएगा, क्योंकि पहला है शॉर्ट टर्म केयर ऑफ चाइल्ड। हाँ, चाइल्ड की केयर तो होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। दूसरी बात, बेसिक केयर ऑफ चाइल्ड। अरे भाई, बेसिक केयर ऑफ चाइल्ड तो होना चाहिए, लेकिन इससे तो कंटिन्यूअस, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लगातार क्या होना चाहिए, प्रिवेंटिव केयर ऑफ चाइल्ड है वो इसका मेन कॉन्सेप्ट है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है ना, वो आपको कंटिन्यूअस एंड प्रिवेंटिव केयर है। ये से नो, केयर ऑफ इल पेशेंट ओनली, इल की थोड़ी होने से, भाई बीमारी होने से पहले भी तो आपको बचाना जरूरी है। ये से नो, तो बेसिक कंसेप्ट है ना, वो प्रिवेंटिव कंसेप्ट पे काम करता है। किस पे काम करता है? प्रिवेंटिव पे काम करता है। आपको समझ में आ गया किस पे काम करता है? प्रिवेंटिव पे काम करता है। समझ में आ गया? ये 20 नवंबर 1959 को, ये 20 नवंबर 1959 को डिक्लेयर हुआ था। क्या हुआ था? डिक्लेयर हुआ था। क्या? मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ पीडियाट्रिक है ना, वो कब डेवलप हुआ था? मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जो पीडिया का है ना, वो 20 नवंबर 1959 को डिक्लेयर किया गया था। और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है वहां पे, उसके अकॉर्डिंग कंटिन्यूअस एंड प्रिवेंटिव केयर ऑफ चाइल्ड देना है। ये बच्चों का अधिकार है। इसके अंदर जो आया था वो क्या आया था? कंटिन्यूअस एंड प्रिवेंटिव केयर ऑफ चाइल्ड आया था, जो आपको 20 नवंबर 1959 के अंदर डिक्लेयर किया गया था। यस या नो? चलिए नेक्स्ट, करेक्ट आंसर इज सी, बेसिक राइट ऑफ चाइल्ड केयर। जैसे जो राइट्स होते हैं ना अपना, जितने जो मतलब कि फूड का अधिकार है, इस तरीके से जितने भी जो राइट्स है ना, वो एक कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि बेसिक राइट ऑफ चाइल्ड केयर, चाइल्ड केयर से रिलेटेड कितने राइट्स हैं? चाइल्ड केयर से रिलेटेड 10 राइट्स हैं बच्चों। ये ऐसे या नो, कितने राइट्स हैं? 10 राइट्स हैं। करेक्ट आंसर इज पी। अब चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ।
व्हाट डज द अपगार स्कोर असेस इन द न्यू बोर्न इमीडिएटली आफ्टर बर्थ? आपको इसका आंसर खुद को पता होना चाहिए कि भाई अपगार स्कोर के अंदर आप क्या असेस करते हो। मैंने आपको क्या बताया था? अपगार, अपीरियंस। अपीरियंस का मतलब मैंने बताया था स्किन कलर, पल्स, दूसरा नाम हार्ट रेट, ग्राइमेसी, इसको अपन किससे जोड़ते हैं? रिफ्लेक्स से, ग्राइमेस। ग्राइमेस, यस या नो? A4 क्या होता है? एक्टिविटी। मसल टोन देखते हैं। क्या देखते हैं? मसल टोन देखते हैं। R4 रेस्पिरेटरी अफेक्ट या पैटर्न कि रेस्पिरेशन नॉर्मल है या नहीं है, रेट से कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब क्या अपकार स्कोर के अंदर आप कौन कौन सी चीजों को असेस करते हो? क्या फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस के अंदर क्या अपीयरेंस नहीं आता? क्या स्किन का कलर नहीं देखते? आता है। हार्ट रेट, हार्ट रेट बताई कि नहीं बताई? रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स मैंने बताया कि नहीं बताया यहाँ पे? तो ऑल ऑफ अबाउ इसका जो राइट आंसर किया जाएगा, ऑल ऑफ अबाउ। इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि अपकार स्कोरिंग के बारे में मोर डिस्कशन हो चुका है। आप तो इसमें ये ध्यान रख लीजिएगा, करेक्ट आंसर इज डी। यस या नो? डी इज करेक्ट आंसर। व्हाट इज केपेट सक्सीडेनम इन ए न्यूबॉर्न? अरे भाई केपेट सक्सीडेनम क्या होता है? और ये तो आपको बताना ही पड़ेगा कि केपेट सक्सीडेनम और सिफेल हेमेटोमा है वो क्या होता है। सबसे पहली चीज तो ये बर्थ इंजुरी होती है। ये क्या होती है? बर्थ ट्रोमा होता है या बर्थ इंजुरी। बर्थ के दौरान जो केनाल है, जो केनाल है मदर की, वो केनाल थोड़ी सी वहां पे संकड़ी होती है, उसका डायमीटर कम होता है। एंड हेड जो है, हेड जो है उसका डायमीटर थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो जब हेड उस केनाल से पास आउट हो रहा है, उस समय बर्थ के समय इंजुरी हो जाती है। उस बर्थ इंजुरी में से एक इंजुरी का यहाँ पे नाम है जिसको बोला गया केपेट सक्सीडेनम, दूसरा है सिफेल हीमेटोमा। ये सियानो, तो ये क्या करे? व्हाट इज द केपेट सक्सीडेनम? ये क्या होता है? मैंने आपको कल इसको ब्रॉड बताया था कि केपेट सक्सीडेनम और हिमेटोमा में क्या फर्क है बच्चों। ये सियानो, केपेट सक्सीडेनम और हिमेटोमा में क्या फर्क है? सक्सीडेनम को मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, एक तरीके से एडिमा है। ये क्या है? एडिमा है। इसके अंदर क्या होता है? फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है। इसके अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेशन होता है। ये चीज बताई थी। बर्थ के समय ये प्रेजेंट होता है। और तीसरी चीज मैंने बताई थी कि रिजोल्विंग है इन 72 आवर। रिजोल्व, ऑटोमेटिक रिजोल्व, अपने आप ही रिजोल्व हो जाता है। ये सुन, ये मैंने वहां पे आपको बताया था। ये मैंने आपको बताया था कि जो स्काल्प है ना, जो आपकी स्काल्प है एंड जो हेरियोस्टिम है, उसके बीच में एक तरीके का एडिमा वहां पे हो जाता है। ये तो बताया था मैंने सिफेल हेमेटोमा, मतलब केपेट सक्सीडेनम के बारे में। और सिफेल हेमेटोमा के बारे में नाम से पता चलता है हेमेटोमा, ब्लड का एक्यूमुलेशन हुआ वहां पे आर्टरी वेन्स क्या हुई, रप्चर हुई है, वहां पे एक हेमेटोमा बना है जिसको रिजोल्व होने में कम से कम 1.5 महीना लगता है। और अगर वो 1.5 महीने में रिजोल्व नहीं होता है तो वहां पे आपको ड्रेनेज लगाना पड़ता है एंड उसका रिसेक्शन करना पड़ता है, यानी उसको वहां पे चीरा लगाया जाता है। यस या नो? तो सक्सीडेनम के बारे में सबसे पहली बात, स्वेलिंग ऑफ द स्काल्प। यस, स्काल्प पे स्वेलिंग है, स्काल्प पे एडिमा है जिसमें फ्लूइड एक्यूमुलेशन हुआ है, अपने आप रिजोल्व हो जाएगा, नॉर्मल फाइंडिंग है, 72 घंटे में अपने आप ठीक हो जाएगा। साइनोसिस ऑफ द एक्सट्रीमिटीज नहीं, केपेट सक्सीडेनम है वो साइनस ऑफ एक्सट्रीमिटीज नहीं होता। ये सिनो एक्सट्रीमिटीज का साइनस होना क्या कहलाता है? एक्सट्रीमिटीज का साइनस होना क्या कहलाता है? ये सिनो मैं बता चुका हूं आपको, एक्रोसाइनस बोलते हैं उसको। एक्रोसाइनस बोलते हैं कि एक्सट्रीमिटीज में साइनस होना, एक्रोसाइनस बोल। एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ स्पाइन कोई लेना देना नहीं, स्पाइन का एबनॉर्मल कर्वेचर होना इससे कोई रिलेशन नहीं है। एक्सेसिव वेट लॉस नहीं जी साहब, इसका राइट आंसर जाएगा स्वेलिंग ऑफ द स्काल्प। केपेट सक्सीडेनम क्या है? एक स्काल्प में क्या है? स्वेलिंग है। चलिए, ए इज करेक्ट आंसर। 13 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। व्हाट इज द पर्पज ऑफ असेस द अम्बिलिकल कॉर्ड स्टम्प इन न्यूबॉर्न?
जो अम्बिलिकल कोड है, जो अम्बिलिकल कोड आपने जो कट करी थी वहां पे, जो अम्बिलिकल कोड आपने कट करी थी, उसका जो स्टम्प बच गया, जो पार्ट बच गया बेबी की तरफ, न्यूबॉर्न की तरफ, तो वहां पे क्या उसका क्या पर्पज है, उसको असेस वहां पे क्या असेस करोगे, वहां पे उसको क्यों रखा जाता है, क्या असेस, देखिए उसके कुछ पर्पज और भी है, उसको एक तरीके से आईवी लाइन के रूप में भी कई बार काम में लिया जाता है, पहली चीज। दूसरी बात, वहां से आपको इन्फेक्शन का पता चलता है। तो सबसे पहली बात तो अम्लाइकल कोड्स जो है उसके ऊपर आपको कुछ भी लगाना नहीं है, कुछ भी ऑयली कुछ भी नहीं लगा, उसमें ओनली फॉर 70% जो एल्कोहल से रिलेटेड जो चीजें हैं वो वहां पे आपको करनी है, जिससे उसको ड्राई रखना। आपको क्या करना है, ड्राई रखना है। सबसे पहली आपकी जिम्मेदारी क्या है, ड्राई वहां पे उसको रखना है। क्या पर्पज है उसको असेस, उसमें आप क्या देखोगे, उससे आपको इन्फेक्शन का पता चलेगा। अगर वो ड्राई नहीं है, अगर वहां पे उस पे कोई रेडनेस है, अगर वहां से कोई सिक्रेशन टाइप में कुछ ऐसा दिख रहा है, अगर वो स्वालो दिख रही है, इसका मतलब वहां पे क्या इन्फेक्शन। तो इससे जो क्या असेस करेंगे, इससे अपन को क्या करना है, उससे आपको क्या असेस करना है, वहां पे मॉनिटर द इन्फेक्शन, माने इन्फेक्शन को असेस करने के लिए, मॉनिटर द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का असेसमेंट करने के लिए इसको मतलब काम में लेते हैं, किसको, अम्लाइकल कोड को। अम्लाइकल कोड स्टेम को क्यों काम में लेते हैं, या फिर क्या देखते हैं वहां पे अम्लाइकल कोड में, उसमें वहां पे ये देखते हैं कि वहां पे कोई किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन तो वहां पे नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी जाएगा, ये से नो। पहला है चेकिंग द हर्निएशन, हर्निएशन से अम्लाइकल कोड का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, इवालुएटिंग सर्कुलेटरी, भाई सर्कुलेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। रेस्पिरेटरी इफेक्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि अम्लाइकल कोड के अंदर 2 आर्टरी और 1 वेन होती हैं, और 4 महीने से पहले 2 आर्टरी और 2 वेन होती हैं। आपको पता है अम्लाइकल कोड के अंदर, अम्लाइकल कोड के अंदर 2 आर्टरी और जो वेन होती हैं, तो इन फिटल लाइफ, आपको पता है इन फिटल लाइफ डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है ना वो अम्लाइकल आर्टरी में बहता है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना प्यारे प्यारे बच्चों वो अम्लाइकल वेन में बहता है। समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, राइट आंसर इज सी, इन्फेक्शन को देखते हैं बच्चों। व्हाट इज द असेसमेंट ऑफ स्किन कलर इंपोर्टेंट इन द न्यूबॉर्न एग्जामिनेशन है। स्किन कलर है वो इंपॉर्टेंट है किसमें, एक्सट्रीमिटी, मतलब न्यूबॉर्न एग्जामिनेशन आप करें तो वहां पे स्किन कलर को इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना गया है, कि स्किन कलर से क्या पता चलता है, इतनी स्किन कलर है वो उसको इतनी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग क्यों माना गया है, यस या नो। क्या उससे बर्थ मार्क्स जो होते हैं वो आइडेंटिफाई होते हैं, नहीं साहब, इससे बर्थ मार्क्स का कोई संबंध नहीं है। क्या हाइड्रेशन इज स्टेटस, नहीं, हाइड्रेशन का भी इससे कोई लेना देना नहीं है। टू असेस द स्किन एलर्जी, नहीं साहब, स्किन एलर्जी नहीं। टू डिटेक्ट साइन ऑफ साइनोसिस एंड जॉन्डिस, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी प्रकार की कोई रेस्पिरेटरी की समस्या होती है तो आपको पता है रेस्पिरेशन के प्रति मोर प्रोन होता है। जिस तरीके से हाइपोथर्मिया के लिए मोर प्रोन होता है, उस तरीके से रेस्पिरेशन के लिए भी ये मोर प्रोन होता है। इसलिए आपको वहां पर साइनोसिस दिखा तो आपको पता होना चाहिए वहां पे कि कहीं ना कोई रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी इसमें है, या फिर जोंडिस वहां पे हुआ तो जोंडिस भी एक कंडीशन है। इसमें फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल 2 प्रकार के जोंडिस पाए जाते हैं। फिजियोलॉजिकल इज द नॉर्मल फिनोमेना, एंड द पैथोलॉजिकल जो जोंडिस होता है ना वो एक गलत कंडीशन होती है बच्चों, उसका आपको ट्रीटमेंट करना पड़ता है। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि लीवर भी इमेच्योर होता है, आरबीसी की संख्या भी ज्यादा होती है, तो ज्यादा आरबीसी टूटेंगी तो वहां पे बिलिरुबिन बनेगा, और उसमें फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है एक नॉर्मल फाइंडिंग है। ये सेन तो स्किन कलर है ना वो क्यों इंपॉर्टेंट है असेसमेंट के अंदर, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वहां पे अगर साइनोसिस या जॉन्डिस दिखता है स्किन से आपको, यस या नो। चलिए करेक्ट आंसर इज डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डज द टर्म लेनुगो, लेनुगो क्या होता है, यस या नो। लेनुगो क्या होता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। क्या सॉफ्ट स्पॉट ऑफ द हेड होता है, नहीं, सॉफ्ट स्पॉट ऑफ हेड तो क्या होते हैं, फोंटानेल्स होते हैं। सॉफ्ट स्पॉट ऑफ द हेड तो फोंटानेल्स होते हैं। फाइन हेयर ऑन द बॉडी, यस, पतले पतले फाइन ब्राउन कलर के हेयर्स होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, लेनुगो बोला जाता है। यस या नो, उनको क्या बोला जाता है, लेनुगो बोला जाता है। स्वेलिंग ऑफ द स्काल्प, नहीं जी, स्वेलिंग ऑफ द स्काल्प इज कॉल्ड क्या, स्काल्प पे स्वेलिंग को क्या बोला जाता है, केपेट सक्सीडेनम। समझ में आ गया। वर्निक्स केसियोसा ऑफ द स्किन, वर्निक्स केसियोसा ऑफ द स्किन, आपको मैंने बता दिया कि वर्निक्स केसियोसा का क्या काम, वो एक व्हाइट चीजी सब्सटेंस होता है जो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। करेक्ट आंसर इज बी। फाइन हेयर होते हैं बॉडी पे, उन्हीं को क्या बोला जाता है, लेनुगो बोला जाता है। उन्हीं को क्या बोला जाता है, लेनुगो बोला जाता है।
नेक्स्ट वन बात करते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर यूजिंग द बल्ब सिरिंज का क्या रीजन है, बल्ब सिरिंज क्यों काम में लिया जाता है? अरे भाई सक्शनिंग के लिए, सक्शन कैथेटर काम में लेता है, वहीं पे बल्ब सिरिंज का भी काम है, क्योंकि जो एमनियोटिक फ्लूइड या जो म्यूकस है ना उसको सक करने के लिए बल्ब सिरिंज का काम में लिया जाता है। यस या नो? तो ये क्या कह रहा है कि स्टिमुलेट करता है न्यूबॉर्न के कफिंग रिफ्लेक्स को? नहीं, कफिंग रिफ्लेक्स को स्टिमुलेट बल्ब सिरिंज नहीं करती है। तो एक इक्विपमेंट्स होता है जिसका काम है कुछ, वो काम क्या है? रिमूव एक्सेस म्यूकस एंड एमनियोटिक फ्लूइड। यस, ये जो एक्सेसिव म्यूकस वहां पे जो पड़ा है, एक्सेसिव जो म्यूकस पड़ा है या एमनियोटिक फ्लूइड वहां पे जो फंसा हुआ है, जिससे बेबी को रेस्पिरेशन की दिक्कत हो रही है, उसको बाहर निकालने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए जो काम में आती है, उसको बल्ब सिरिंज बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? बल्ब सिरिंज बोला जाता है। यस या नो? टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन? नहीं साहब, मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने का काम बल्ब सिरिंज का कभी नहीं होता है। मेजर द न्यूबॉर्न रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी रेट का मेजरमेंट इससे नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर इज बी, करेक्ट आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन साइन ऑफ डिहाइड्रेशन इन द पीडियाट्रिक पेशेंट? यस या नो? पीडियाट्रिक पेशेंट के अंदर डिहाइड्रेशन का कॉमन साइन क्या है? आपको ये क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो बहुत गलत बात है, क्योंकि बहुत बार इसको इंगित करके बहुत बार आपको मैंने बताया है। क्या ब्रेडिकार्डिया है, हाइपर एक्टिविटी है, डिक्रीज यूरिन आउटपुट है, या प्लस स्किन है? नहीं साहब, आपको पता होना चाहिए कि डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? डिहाइड्रेशन का मतलब होता है, एक तरीके से नॉर्मल भाषा में समझो, बॉडी में पानी की कमी। और अगर बॉडी में पानी की कमी यानी कि वो इनटेक कम ले रहा है, अगर वो इनटेक ही कम लेगा तो आउटपुट भी क्या आएगा? कम आएगा। यस या नो? तो वहां पे इसका राइट आंसर जो जाएगा वो जाएगा डिक्रीज यूरिन आउटपुट। सी इज द करेक्ट आंसर। उसका आउटपुट है वो डिक्रीज होगा। यस या नो? यूरिन आउटपुट कैसा होगा बच्चों? डिक्रीज होगा। करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। एक स्कूल एज का जो चाइल्ड है उसमें डायग्नोस विद टाइफस डायबिटीज मेलाइटस, टाइफस टाइप का डायबिटीज मेलाइटस है, वो आपने डायग्नोस किया है एक स्कूल एज चाइल्ड में। ये से नो? एक स्कूल एज चाइल्ड के अंदर व्हाट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर मैनेजिंग द कंडीशन? इस कंडीशन को मैनेज करने के लिए आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट वहां पे क्या होगा? अब सबसे पहले तो आपको डायबिटीज के बारे में पता होना चाहिए कि डायबिटीज 2 टाइप्स की होती है प्यारे प्यारे बच्चों। पहली होती है बच्चों टाइप फर्स्ट, एंड नेक्स्ट वन होती है टाइप सेकंड। जुवेनाइल डायबिटीज बोलते हैं टाइप फर्स्ट को, जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस, और ये होती है एडल्ट डायबिटीज मेलाइटस। पहली बात ये सुनिएगा, अगर हेरिडिटरी जो डायबिटीज होती है, माँ बाप में किसी में है, बच्चे में आ गई, तो वो टाइप सेकंड वाली डायबिटीज मेलाइटस है, वो हेरिडिटरी होती है। टाइप फर्स्ट है वो हेरिडिटरी नहीं होती है, और टाइप फर्स्ट जो डायबिटीज मेलाइटस है वो बच्चों में देखने को मिलती है, इसलिए इसका दूसरा नाम जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस है। क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिएगा और इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा वीएनए की तरफ से। यस या नो? जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस किसका नाम है? टाइप फर्स्ट का नाम है जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस। समझ में आ गई बात? ये कह रहा है कि डायग्नोस हो गई है कि उसको कौन सी डायबिटीज है? टाइप फर्स्ट, वहां पे उसको क्या है? डायबिटीज है। अब आप ये कह रहे हैं कि पहला ट्रीटमेंट आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होगा? आपको ये पता होना चाहिए कि जो डायबिटीज टाइप फर्स्ट होती है ना, वो उसके अंदर इंसुलिन का फॉर्मेशन या प्रोडक्शन वहां पे नहीं होता। पेंक्रियाज की जो बीटा सेल्स हैं वो वहां से इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं कर रही है टाइफेस्ट में। ये से नो? प्रोडक्शन ही नहीं कर रही है। जो प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है तो वहां पे आपको सीधी सी बात है, वहां पे आपको इंसुलिन देना पड़ेगा। टाइप जो सेकंड होता है उसके अंदर पेंक्रियाज की बीटा सेल्स जो होती है ना, वो प्रोडक्शन तो करती है इंसुलिन का, बट बॉडी उसको क्या कर जाती है? रेसिस्ट कर जाती है। इसलिए जो टाइप सेकंड में हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट दिए जाते हैं, यस या नो? हाइपोग्लाइसेमिया की टेबलेट दी जाती है। बट टाइप फर्स्ट के अंदर ऑलवेज क्या दिया जाता है? इंसुलिन थेरेपी दी जाती है। यस या नो? वहां पे इंसुलिन की इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि पहला ट्रीटमेंट उसमें क्या है? देखिए, टाइप फर्स्ट में कोई ट्रीटमेंट का मतलब ही नहीं है, सीधी सी बात है, वहां पे इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, तो आपको सीधी सी बात है वहां पे क्या देना चाहिए? इंसुलिन थेरेपी वहां पे दी जाती है। हाइपोग्लाइसेमिक जो मेडिसिन है ना, वो टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटस के अंदर दी जाती है। टाइप फर्स्ट के अंदर ओनली क्या दिया जाता है? इंसुलिन देता है। डाइट मॉडिफिकेशन भी होता है, फिजिकल थेरेपी, यस बिल्कुल, लेकिन छोटे बच्चों के अंदर क्या फिजिकल थेरेपी? समझ में आई बात? नेक्स्ट वन बात, इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो बी जाएगा प्यारे बच्चों। क्या जाएगा? बी जाएगा।
A nurse assesses the newborn for sign of respiratory distress which of the following in the early sign of respiratory distress in neonates. Yes या no? Early sign of respiratory distress सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइनोसिस भी बॉडी में हो जाता है अगर वहां पे रेस्पिरेशन सही नहीं है, अगर सेल एंड टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो वहां पे साइनोसिस देखने को मिलते हैं। ये ये आप मानते हो। दूसरी बात, ब्रेडिकार्डिया इससे कोई लेना देना नहीं है, बाउल साउंड का इससे कोई दूर दूर से कोई लिंक नहीं है। लेकिन वहां पे पहला ऑप्शन क्या है? नेजल फ्लेयरिंग। बार बार ये क्वेश्चन डालने का मेरा मकसद यही है कि बार बार आया हुआ क्वेश्चन है और कभी भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इसने क्या बोला है आपको? अर्ली साइन बोला है, लेट साइन नहीं बोला। अर्ली साइन, यहाँ पे लेट साइन बोलता तो आप उसमें साइनोसिस पे भी जा सकते थे, लेकिन अगर यहाँ पे उसने अर्ली साइन लिखा, सबसे पहले आपको डिस्ट्रेस का किससे पता चलेगा? नेजल फ्लेयरिंग से आपको सबसे पहले डिस्ट्रेस का पता चलेगा। नेजल फ्लेयरिंग से आपको किसका पता चलेगा? डिस्ट्रेस का पता चलेगा। यस या नो? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। करेक्ट आंसर इज ए, नेजल फ्लेयरिंग। 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नर्स केयरिंग फॉर द इन्फेंट विथ GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, which feeding position is recommended the minimize reflex in infant? आपको पता है GERD के अंदर क्या होता है? GERD के अंदर गेस्ट्रोइसोफेजियल जो होता है ना, जो गेस्ट्रो के जो कंटेंट्स होते हैं ना, वो वापस बैकफुल होते हैं। GERD के अंदर क्या होते हैं? बैकफुल होते हैं, यानी कि इसके अंदर एक तरीके से प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग भी इसमें होती है। लेकिन मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ प्रोजेक्टाइल जो एक वोमिटिंग जो होती है ना, वो किसी दूसरी डिजीज का क्लासिकल साइन भी है। किसी जो पाइलोरिक स्टेनोसिस जो होता है, जो पाइलोरस जो होता है, जो पाइलोरस पार्ट होता है वहां पे स्टेनोसिस हो जाता है, तो पाइलोरिक स्टेनोसिस का क्लासिकल साइन सिम्टम है प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। लेकिन यहाँ पे भी प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग आपको देखने को मिलती है, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, ये आपसे सिर्फ इतना ही पूछ रहा है कि भाई GERD है, GERD के अंदर आपको पता है कि कौन सी पोजीशन देनी चाहिए, वो ये पोजीशन पूछ रहा है कि GERD के अंदर फीडिंग के अंदर जो आपको है ना, वो कौन सी पोजीशन देनी चाहिए। तो GERD के अंदर वैसे भी आपको मैंने बताया था कि फीडिंग के अंदर हमेशा सेमीफाउलर की पोजीशन समथिंग 30 to 45 सेंटीमीटर, मतलब वो 30 to 45 डिग्री पे आपको हमेशा से पोजीशन देके रखना चाहिए। वो ये पूछ रहा है कि कौन सी पोजीशन रिकमेंड करेंगे किसके टाइम पे? फीडिंग के टाइम पे। यस या नो? किसके टाइम पे? फीडिंग के टाइम पे। तो फीडिंग के टाइम पे आप उसको सेमी अपराइड या सेमी फाउलर पोजीशन, सेमी अपराइड का मतलब वही हो गया, अरे भी अपराइड का मतलब ऊपर उठा हुआ, तो सेमी फाउलर पोजीशन आप दे। आपको पता होना चाहिए कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी फीडिंग है वो सुपाइन या प्रोन में दी नहीं जा सकती। सुपाइन में तो उल्टी का GERD का चांसेस ज्यादा रहता है, सुपाइन में तो उसको वापस से आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। प्रोन अभी अपन देते नहीं। राइट साइड लाइन पोजीशन जो होते हैं ना, साइड लाइन पोजीशन वो होते हैं ना, वो एम्प्टी टू स्टोमक के लिए दी जाती है। ये नो कई बार अगर इससे रिलेटेड बात हो, बाकी तो जो साइड लाइन लेफ्ट लेटर जो पोजीशन होते हैं, साइड लाइन पोजीशन, वो और भी बहुत सारी डिजीज में दी जाती है। ये नो सेमी अपराइड जो पोजीशन है ना, वो इसका राइट आंसर जाएगा। सेमी अपराइड जो पोजीशन है वो उसका राइट आंसर जाएगा। डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन संख्या 21। A 2-year-old child is admitted with suspected dehydration. The nurse assesses the fontanelle as the sunken. What does this finding indicate? ये कह रही है कि 2 साल का बच्चा है, वो एडमिट है और वो डिहाइड्रेशन के लिए सस्पेक्टेड किया जा रहा है कि उसमें डिहाइड्रेशन है। और नर्स कौन से फाइंडिंग को, या नर्स फोंटानेल को असेस कर रही है, और वो फोंटानेल उसको कैसे मिल रहे हैं? संकन फोंटानेल मिल रहे हैं, डिप्रेस्ड फोंटानेल मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? डिप्रेस्ड फोंटानेल मिल रहे हैं, संकन फोंटानेल मिल रहे हैं। तो फाइंडिंग किस फाइंडिंग को इंडिकेट करता है? क्या ओवर हाइड्रेशन का पेशेंट है? क्या डिहाइड्रेशन का है? क्या उसकी हाइड्रेशन नॉर्मल है? क्या उसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है? सबसे पहली चीज कि फोंटानेल का रेस्पिरेशन से कोई लेना देना नहीं है, एक कॉलम को हटाइए। ये भी एक क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका है प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन सोल्व करने का एक तरीका है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन के बारे में नहीं आता है उसका राइट आंसर, लेकिन आपने देखा कि 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शनों का कोई लेना देना नहीं, वो 2 ऑप्शन आपको आते हैं और आपको पता चलता है कि इन ऑप्शनों का इस क्वेश्चन से कोई लिंक नहीं है, उन 2 को साइड में कीजिएगा, फिर आप बाकी 2 बचते हैं, वहां पे आपकी राइट होने की पॉसिबिलिटी 50% होती है। राइट होने की पॉसिबिलिटी है वो आपकी 50% वहां पे होती है। ये सेनो तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या बताया, डिप्रेस्ड फोंटानेल, जिसका दूसरा नाम है संकन फोंटानेल।
यस या नो, जिसका दूसरा नाम क्या है, संकन फोंटानेल। तो संकन फोंटानेल का मतलब डिप्रेस यानी फोंटानेल अंदर धसे हुए हैं। और आपको पता हो जाना, मैंने बताया था कल आपको कि संकन फोंटानेल है या फोंटानेल अंदर धसे हुए हैं, वो किस कंडीशन में होते हैं, डिहाइड्रेशन की कंडीशन में होते हैं। डिहाइड्रेशन की कंडीशन में देखने को मिलता है संकन फोंटानेल या डिप्रेस फोंटानेल। ये से नो, और हाइड्रेशन की कंडीशन में ऐसा नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर हो क्या है, डिहाइड्रेशन है। अरे भाई अगर नॉर्मल हाइड्रेशन है तो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी हाइड्रेशन क्या है, नॉर्मल है। तो डिहाइड्रेशन में ऐसा नहीं मिलेगा। और ओवर हाइड्रेशन के अंदर हो सकता है बल्जिंग फोंटानेल मिल जाए। कौन से, बल्जिंग फोंटानेल, यानी ऊपर उठे हुए उभार वाले बल्जिंग फोंटानेल या एलिवेटेड फोंटानेल, जो आपको आईसीपी के अंदर देखने को मिलते हैं, जो आपको इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज आईसीपी के अंदर देखने को मिलते हैं और हाइड्रोसिपिलिस के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। यस या नो, लेकिन इसका जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, डिहाइड्रेशन। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए चाइल्ड डायग्नोज विद सीलियक डिजीज, एक बच्चा है जिसमें सीलियक डिजीज डायग्नोस हुआ है। विच फूड आइटम शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट द पेरेंट्स टू अवॉइड द चाइल्ड डाइट, कि भाई इसको सीलियक डिजीज डायग्नोस हो गई, अब नर्स है वो उसके पेरेंट्स को इंस्ट्रक्शन दे रही है कि आपको इसके फूड या इसके डाइट में से कौन सी चीज को क्या करना है, हटाना है, कौन सी चीज को अवॉइड करना है। अब सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि सीलियक डिजीज क्या होती है। सीलियक डिजीज जो होती है उसके अंदर एक ग्लूटेन नाम की प्रोटीन होती है। क्या होती है, ग्लूटेन नाम की प्रोटीन। ग्लूटेन नाम की प्रोटीन होती है, ये एक तरीके से एलर्जिक रिएक्शन करता है इंटेस्टाइन में। तो सबसे पहली बात तो कि ऐसी डाइट ना दें जिसमें क्या हो, ग्लूटेन हो। तो पहले तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर जो रहेगा ना वो व्हीट रहेगा, यानी कि गेहूं रहेगा। गेहूं के अंदर ग्लूटेन नाम की प्रोटीन पाई जाती है, इसलिए गेहूं को इसमें से आपको हटाना है। राइस दे देना है, योगर्ट दे देना है, एग दे देना है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पे आप व्हीट नहीं देने। लेकिन आपके लिए मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करवा दूंगा कि ये मेड सर्च में कहीं भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले, आप कभी भी इसको भूलेंगे नहीं। सबसे पहली बात है, ग्लूटीन जो प्रोटीन है वो आपको पता है प्रोलामाइन में टूटती है। किस में टूटती है, प्रोलामाइन में। ग्लूटेन जो प्रोटीन है वो प्रोलामाइन के अंदर क्या होती है, टूटती है। ये से नो, प्रोलामाइन में टूटती है। और ये जो प्रोलामाइन है ये क्या करता है, इंटेस्टाइन की विलाई एंड माइक्रोविलाई को डिस्ट्रॉय करता है। टू डिस्ट्रॉय विलाई एंड माइक्रोविलाई, विलाई एंड माइक्रोविलाई ऑफ इंटेस्टाइन। जो इंटेस्टाइन की जो विलाई एंड जो माइक्रोविलाइज होती है उसको ये प्रोलामाइन जो है ये क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। माइक्रोविलाई और विलाई का आपको पता है क्या फंक्शन होता है। तो जब ये माइक्रोविलाई और जो विलाइज है ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, वहां पे तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। क्या नहीं हो पाता है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। और अगर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है तो कंडीशन किसकी मिलती है, डायरिया की कंडीशन वहां पे देखने को मिलती है। किसी कंडीशन देखने को मिलती है, डायरिया की कंडीशन देखने को मिलती है। सीलियक डिजीज के अंदर ग्लूटेन नाम की प्रोटीन होती है, वो प्रोलामाइन में टूटती है और जो प्रोलामाइन है वो डिस्ट्रॉय करता है इंटेस्टाइन की विलाइज एंड इंटेस्टाइन की माइक्रोविलाइज को, जिसकी वजह से वहां पे भोजन का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। और अगर वहां पे एब्जॉर्प्शन नहीं हो गया तो वो तो जो खाया वो बाहर निकलेगा, तो डायरिया के रूप में वहां से क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। इसलिए उसको, इसका ट्रीटमेंट की अगर मैं बात कर लेता हूं तो इसका ट्रीटमेंट आप एक ही शब्द में मेरा ट्रीटमेंट सुन लीजिएगा। और इसका जो ट्रीटमेंट होता है ना प्यारे बच्चों, वो होता है ग्लूटेन फ्री डाइट। आज तक इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसका ट्रीटमेंट यही है कि उसको ऐसी डाइट दें जिसके अंदर ग्लूटेन नाम की प्रोटीन नहीं होती है, वरना उससे एक तरीके से इंटेस्टाइन को इसकी एलर्जी है बच्चों। सभी में नहीं होती है, बहुत ही कम रेयर बच्चों में ऐसा देखने को मिलता है। तो इसका कोई आपसे ट्रीटमेंट पूछे तो आप ये बोलिए कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसका एक ही ट्रीटमेंट है कि आपको ये चीज देनी ही नहीं है।
ये चीज आपको क्या नहीं देनी है, देनी है। अब यहाँ पे आया कि इसमें से कौन सी चीज आपको अवॉइड करनी है। मैंने आपको बता दिया, वीट यहाँ पे अवॉइड करनी है, गेहूं यहाँ पे अवॉइड करनी है। और कौन कौन से भोजन है जो वहां पे आपको अवॉइड करने हैं, मैं एक ही बार में बता दूंगा। वो 4 चीजों को याद रख लेना, वो 4 ऑप्शन याद रख लेना। बाकी आप उस 4 को याद कर लोगे तो उसके अलावा सब कुछ खा सकते हो। वो 4 कौन कौन से, अब देखिएगा वो 4 कौन कौन से बच्चों, अब देखिएगा। उनको याद करने की एक ट्रिक बताऊंगा मैं। लड़कियां क्या बनाती हैं, आईब्रोज बनाती हैं। लड़कियां रोज क्या बनाती हैं, आईब्रोज बनाती हैं। ये से नो, तो आई को तो छोड़ो, आईब्रो को मैं, आई को तो छोड़ो और ब्रो लिखो। वहां पे क्या लिखो, ब्रो। तो सीलियक डिजीज है, उसमें क्या नहीं देते हैं, उसके अंदर आईब्रो नहीं देते हैं। ये से याद रखो, उसमें अंदर क्या नहीं करते अपन, आईब्रो नहीं बनाते हैं। ब्रो का मतलब होता है बेरली। ये से नो, बेरली। इसका मतलब होता है जो, इसका मतलब क्या होता है, बार्ले। ये से नो, क्या होता है, बार्ले। क्या चाहिए बेटा, बार्ले। यानी कि आपको वहां पे एक तो बार्ले नहीं लेना है। दूसरी बात, आर का मतलब होता है राई फ्लोर। क्या होती है, राई। ठीक है, राई फ्लोर, यानी कि राई का जो आटा है वो आपको कभी भी काम में नहीं लेता है। इसको कई वो राई अपने वाली राई नहीं होती, ये एक तरीके से जो सौंफ या जो मतलब जीरा आता है उस टाइप की राई होती है। इसको अपने इंडिया में रागी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रागी भी बोला जाता है। ये अलग टाइप की राई होती है और जिसका आटा आता है, तो आपको ये राई वहां पे काम में नहीं लेते। ओ का मतलब होता है ओट्स, जो होता है ना, ओएट, ओट फ्लोर। ओट फ्लोर का भी आपको आटा काम में नहीं लेना। इसको बोलते हैं जई। इसको क्या बोलते हैं, जई। जो बोलते हैं ना, जवार जई, जिस तरीके वो जो जई होती है ना, जई का आटा आपको काम में नहीं देता। और डब्लू का मतलब आपको पता है, वीट, यानी गेहूं। अब ये क्वेश्चन आप कभी भी गलत नहीं करेंगे कि जो सीलियक डिजीज है उसके अंदर क्या नहीं देना चाहिए। अरे आपको ऑप्शन के अंदर आप ढूंढोगे यार क्या नहीं देना चाहिए, चलो वीट मिल गया तो आसान हो गया, वीट नहीं देना चाहिए, वो तो याद था। लेकिन और कैसे याद करें, अरे भाई सीलियक डिजीज वाली लड़की को, अरे सीलियक डिजीज वाली लड़की को कभी भी आईब्रो नहीं करना चाहिए। यस या नो, बी फॉर बार्ले, आर फॉर राई, ओ फॉर ओट्स और वी फॉर, डब्ल्यू फॉर वीट। यस या नो, तो इससे याद रख लीजिएगा, ब्रो से आप उसको याद रख लीजिएगा। जो नहीं खाना है, गेहूं नहीं खाना है, रागी जिसको बोलते हैं राई, वो नहीं खानी। अपने वाली वो वाली ब्लैक वाली राई नहीं होती, उसका तो तेल निकलता है बच्चों। ठीक है, जई नहीं खानी है, गेहूं नहीं खाना है। ये 4 चीजों को छोड़ के आप सब कुछ क्या ले सकते हो, सीलियक डिजीज वाले मरीज को खिला सकते हो। इसका ट्रीटमेंट एक ही है, इन चीजों को हटा दो, देन आप कुछ भी खाओ, बाकी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर बी हो गया। 23. The nurse carrying the child with Down syndrome which physical characteristics so commonly. Down syndrome का एक physical characteristics है, इसमें से कौन सा है, क्या वेब्ड नेक, वेब्ड नेक का डाउन सिंड्रोम से कोई लेना देना नहीं है। लो सेट ईयर, यस, ये सर ने बताया था कि लो सेट ईयर है। मैंने आपको ईयर की पोजीशन वहां पे बताई थी। मैंने आपको फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ ईयर के अंदर इसके पोजीशन के बारे में बात करी थी। और मैंने इसके पोजीशन के बारे में बात इसीलिए करी थी कि क्वेश्चन मेरे को डाउन सिंड्रोम वाला सही करवाना था। लो सेट जो ईयर्स होते हैं ना, वो किस में देखने को मिलते हैं, डाउन सिंड्रोम के अंदर किस टाइप के ईयर देखने को मिलते हैं, लो सेट ईयर आपको देखने को मिलते हैं। क्लेफ्ट लिप से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्लब फुट से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। तो डाउन सिंड्रोम के अंदर किस टाइप के ईयर्स देखने को मिलते हैं, लो सेट ईयर आपको देखने को मिलते हैं। यस या नो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आने वाला क्वेश्चन है। यस या नो, राइट आंसर इज बी। चॉइस नंबर क्वेश्चन, ए टोडलर इज एडमिट व्हेन सस्पेक्टेड इनटू ससेप्शन। इनटू ससेप्शन सस्पेक्ट किया गया है। इनटू ससेप्शन इंटेस्टाइन का जो डिजीज है उसको सस्पेक्ट किया जाए। इसका क्लासिकल साइन क्या है इनटू ससेप्शन का, इनटू ससेप्शन का जो क्लासिकल साइन है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो है करंट जेली स्टूल। क्या है, करंट जेली स्टूल। तो उसका राइट आंसर जाएगा वो बी जाएगा। प्रोजेक्टाइल जो वोमिटिंग होती है वो पाइलोरिक स्टेनोसिस या जीईआरडी में देखने को मिलता है। पाइलोरिक स्टेनोसिस या जीईआरडी के लिए देखने को प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। ये सियानो करंट जेली स्टूल है, वो इनटू ससेप्शन में देखने को मिलता है।
एब्डोमिनल डिस्टेंशन का इससे इतना, हाँ एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है लेकिन लॉन्ग टाइम का होता है। लेकिन इसने क्या पूछा है, क्लासिकल साइन क्या होता है इसका। क्लासिकल साइन एक ही होता है, करंट जेली स्टूल। ये से नो किसका, इनटू सेसेप्शन का। क्या होता है, करंट जेली स्टूल। एक बच्चों करंट जेली स्पुटम भी होता है। ये से नो क्या होता है, करंट जेली स्पुटम होता है। इससे कुछ हटके है, याद रख लीजिएगा। करंट जेली जो स्पुटम होता है ये एक बेहतरीन टाइप का न्यूमोनिया होता है, उसको बोलते हैं क्लेब्सियला न्यूमोनिया। KLEBSHELL। क्लेब्सियला एक बैक्टीरिया होता है, क्लेब्सियला नाम का एक बैक्टीरिया होता है, ये न्यूमोनिया कोज करता है, उसको क्लेब्सियला न्यूमोनिया बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, क्लेब्सियला न्यूमोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लेब्सियला न्यूमोनिया बोलते हैं। और उस क्लेब्सियला टाइप का जो न्यूमोनिया होता है ना प्यारे बच्चों, क्लेब्सियला जो टाइप का न्यूमोनिया होता है उसके अंदर करंट जेली स्पुटम वहां पे देखने को मिलता है। ये से नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राइट बी 25। एक चाइल्ड एडमिट है सस्पेक्टेड मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस आपको पता है बैक्टीरियल एंड वायरल दो प्रकार की मेनिंजाइटिस होती है। बैक्टीरियल एंड मेनिंजाइटिस और वायरल मेनिंजाइटिस, दो प्रकार के मेनिंजाइटिस होते हैं। क्लासिकल साइन ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ये क्या कह रहा है, बैक्टीरियल जो साइन, बैक्टीरियल जो है उसका क्लासिकल साइन क्या है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का क्लासिकल साइन क्या है। देखिए मेरी बात सुनिए, क्लासिकल साइन जो बैक्टीरिया का या इसका जो मेनिंजाइटिस का होता है ना, वो होता है मसल्स रिजिडिटी। वो क्या होता है, मसल्स रिजिडिटी। ये सुने ना, मसल्स रिजिडिटी जो होता है ना, वो मेनिंजाइटिस का क्लासिकल साइन होता है। ये सुनो, लेकिन अपन को इसमें से निकालना है, अपने को किस में से निकालना है, इसमें से निकालना है। ये से, और वैसे कोई सी भी प्रकार के मेनिंजाइटिस हो, इसका फर्स्ट साइन जो अपीयर होता है ना, वो फर्स्ट साइन ऑफ मेनिंजाइटिस इज फीवर। फर्स्ट साइन जो मेनिंजाइटिस का क्या होता है, मेनिंजाइटिस का फर्स्ट साइन क्या होता है, फीवर। और ये कह रहा है कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का क्लासिकल साइन सिम्टम क्या है यहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए हाइपर एक्टिविटी नहीं साहब, क्लियर नेजल डिस्चार्ज, इसका कोई लेना देना नहीं है। फोटोफोबिया भी यहाँ पे नहीं होता है। बल्जिंग फोंटानेल होता है। बल्जिंग फोंटानेल पे अपना राइट आंसर इसलिए गया कि आपको पता होना चाहिए कि मेनिंजाइटिस के अंदर ऑलवेज इंक्रीज आईसीपी मिलता है। आपको क्या मिलता है, ऑलवेज इंक्रीज आईसीपी मिलता है। और मैंने आपको बताया था कि इंक्रीज आईसीपी के अंदर बल्जिंग टाइप के फोंटानेल यानी ऊपर उठे हुए टाइप के फोंटानेल आपको मिलते हैं, इसलिए इसने मेनिंजाइटिस पूछा है। और मेनिंजाइटिस आपको पता होना चाहिए कि इंक्रीज आईसीपी से होता है, और अगर इंक्रीज आईसीपी हुआ तो उस बच्चे के फोंटानेल कैसे मिलेंगे, बल्जिंग टाइप के फोंटानेल मिलेंगे। इसलिए जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ए। ये से नो, करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए हो गया। करेक्ट आंसर क्या है, ए हो गया। आई होप 25 क्वेश्चनों की आज की जो अपनी जर्नी थी वो कम से कम आपको मेरे हिसाब से 70 क्वेश्चनों के आसपास लेके जाती है, क्योंकि अपन ने हर ऑप्शन के बारे में जाना है। 25 से कम मैं जानता हूं आपको कि 70 क्वेश्चनों का आपको रिवीजन हुआ है, प्लस जितने टॉपिक से रिलेटेड बातें आई है, चाहे फोंटानेल से रिलेटेड बातें आई हो, चाहे शूचर से रिलेटेड बातें आई हो, चाहे अपगार स्कोरिंग से रिलेटेड बातें आई हो, चाहे मेनिंजाइटिस से रिलेटेड बातें, किसी का भी वहां पे अगर जिक्र हुआ है तो मैंने पूरा थोटिकली आपको उसके बारे में समझाया है। जो मैं पहले बता चुका हूं वो भी बताया है, और जो नहीं बता चुका वो भी मैंने आपको बताया। ये थ्योरी प्लस एमसीक्यू की एक मिक्स क्लास है। बहुत ही जर्नी आपकी आज की जो बहुत ही प्यारी जर्नी है बच्चों, इसमें से आप किसी न किसी एग्जाम में आप इस क्लास को याद रखिएगा। हर एक एग्जाम में 1 से 2 नंबर के मार्क्स वहां से इन 25 क्वेश्चन का मतलब होगा कम से कम 70 to 75 क्वेश्चनों में से आपको देखने को मिलेगा। यस या नो, धन्यवाद।